कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के क्रम में पूर्णिया पहुंचे। शहर के रामबाग स्थित नेशनल डिग्री कॉलेज कैंपस से पदयात्रा की शुरुआत हुई। बिहार टॉकीज रोड के रास्ते कांग्रेस के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित पार्टी के कार्यालय में जाकर पदयात्रा का समापन हुआ। लाइन बाजार से मंदिर रोड एलजी शोरूम के पास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अली खान ने सभी लोगों के साथ साथ कन्हैया कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया। दोपहर 1:30 बजे के करीब कन्हैया कुमार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। इसके बाद 4 बजे कन्हैया ने दूसरे चरण के पदयात्रा की शुरुआत की। यहां से आर्यन शाह चौक, टैक्सी स्टैंड, आस्था मंदिर, फोर्ड कंपनी, गिरजा चौक, थाना चौक के रास्ते मधुबनी होते मझली चौक पर जाकर इसका समापन हुआ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार रानी पत्रा पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के कार्यालय में कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसानों की बदहाल स्थिति, मक्का में बिचौलियों, रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कह रही है। कन्हैया ने कहा कि मेरी कई लोगों से बातचीत हुई जिसमें मैं स्थानीय मुद्दों से वाकिफ हुआ। युवाओं में डोमिसाइल नीति को लेकर नाराजगी है। पूर्णिया व्यापार और शिक्षा का केंद्र रहा है, मगर आज ऐसी स्थिति है कि विकास की जो धारा पटना से चलती है पूर्णिया को काटकर क्षीण हो जाती है। अब ज़रूरत है पूर्णिया को विकास की धारा से जोड़कर रखने की। उन्होंने कहा कि चुनाव से यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बिल को लेकर बीजेपी की नीयत में खोट है। इसके जरिए बीजेपी समाज में सरकार जब भी कुछ लाती है ना, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है। सरकार की अगर नीयत सही होती तो नीति बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार की नीयत जो है, और इसमें मैं कह दूं आपको कि बीजेपी अपनी नीयत में बिल्कुल स्पष्ट है। उसको अपनी पूरी की पूरी राजनीति बंटवारे, नफरत और समाज के अंदर भेद पैदा करके करनी है। इसीलिए वो अपने राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ भी करने के लिए जाएगी, उसका मोटिव ये होगा कि समाज को संप्रदाय के आधार पर कैसे जो है आपस में विभाजित कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन ले करके मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश ने कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सिंपल कहना है कि अगर आप समाज में कोई ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिससे समाज में प्रगति हो, लोगों का विकास हो, तो हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार अगर कोई कानून लाती है जिससे समाज में विभाजन होगा, नफरत होगा, भेदभाव बढ़ेगा और कोई प्रताड़ित है उसको और प्रताड़ित किया जाएगा, तो संविधान के हक में, लोगों के अधिकार के हक में हम उसका विरोध करेंगे। और यह जो बिल है उस पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है कि ये समाज में विभेद बढ़ाने के लिए, वो अंग्रेज का चाल नहीं था, फूट डालो राज करो, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा दो, वो कम्युनिटी आपस में लड़ते रही और फिर जमीन जो है अपने दोस्त को दे दो। आप याद कीजिए, जब भी सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो वो क्या करती है कि एक तबके को यह समझाती है कि तुमको इसका लाभ होने वाला है, और दूसरे तबके को डराती है कि शांति से रहो, इलाज कर देंगे। और इस बीच में दोनों को कुछ नहीं मिलता, दोनों को कुछ नहीं मिलता। आप में से कोई एक आदमी बता दीजिए जो प्लॉट खरीदे हो डल झील के सामने, कोई खरीदे? कोई नहीं खरीदे। याद कीजिए उस वक्त क्या कहा गया कि अब हम लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। अरे हमारी अपनी जमीन नहीं बच रही है। असल बात यह है कि मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, इस देश के जो 2 पूंजीपति हैं उनकी नजर देश की संपत्ति पर है। संपत्ति देश की आप देखेंगे तो रेलवे की जमीन, डाकघर की जमीन और बीएसएनएल की जमीन तो दे ही रहे हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट की जमीन होने पौने दाम में। एक्चुअली वक्फ बोर्ड बिल ला करके वक्फ की जमीन जो है वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं। लेकिन समाज को ये कहेंगे कि अपने दोस्त को हम जमीन दे रहे हैं, तो समाज उनका साथ देगा? तो समाज को कहते हैं कि इससे आपको फायदा होगा। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है विवाद होगा। और इस विवाद में क्या होगा, जनता के जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको एक बार फिर राजनीति के विमर्श से गायब कर दिया जाएगा।
इस सरकार की हर बात हम मानने को तैयार हो जाएं जिस दिन यह सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दे, 15 लाख रुपया जो है ना खाते में पहुंचा दे, किसानों को उनके फसल का दाम दुगना कर दे। जिस दिन बीजेपी सरकार ये कर देगी ना, हम भी थाली पीटने लगेंगे मोदी जी। होगी हम चुनाव लड़ेंगे ना भाई, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, हम चुनाव लड़ते रहे हैं। आप ये कहिए कि पलायन समस्या है कि नहीं, इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार हम सब हैं, हम सब जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी हम किसी को थोड़ी दोष कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हम सब अपमानित हो रहे हैं ना, चाहे डीएम बन गए हो कि जो है रेडी पटरी चला रहे हो, अपमानित तो सब हो रहे हैं ना। कौन चाहता है अपनी आइडेंटिटी से अपमानित? बताइए। पार्टी के अंदर क्या सवाल? पार्टी के अंदर सवाल, पार्टी में तो मेरा ये कहना है कि हम सब जिम्मेवार हैं। तुम जिम्मेवार हो, इसमें कब तक फंसे रहेंगे? इससे निकलने का क्या प्रयास होना चाहिए? आज जब दुनिया प्रगति कर रही है, जिस आधार पे कर रही है वो हमारे पास है। मानव श्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है। आप कहीं चले जाइए, जहाँ की भाषा हमको नहीं आती है, वहाँ की इकोनॉमी भी हम चला रहे हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम चला रहे हैं, इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर, डीएम, अब आईपीएस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती हम जाके कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, फैक्ट्रियां हम चला रहे हैं। तो जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में लोग पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? आज कल परसों कभी भी इस पे आज न कल तो पहुंचना पड़ेगा। क्या कभी ये परिस्थिति ना बने कि लोग आकर के हमारे यहाँ काम करें, हम जो है उनको काम करने का अपॉर्चुनिटी दे सकें। चुनाव है, चुनाव होता रहे, कोई चुनाव होगा ही, कोई जीतेगा ही, किसी की सरकार ही बनेगी, लेकिन कम से कम राजनीति के केंद्र में तो ये लाया जाए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ कह दे कि पलायन समस्या नहीं, तब हम माने। कोई पार्टी, कोई विचार, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई ये कहे कि पलायन समस्या नहीं है, तब हम माने। पलायन जब समस्या है, हर कोई स्वीकार कर रहा है कि समस्या है, तो इसके समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। हम तो चाहते हैं कि विमर्श हो, पहले विमर्श होने के बाद जो है सामूहिक प्रयास हो, सरकार का भी प्रयास हो, समाज का भी प्रयास हो, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही इसके निदान की तरफ बढ़ सकती है। अब आप बताइए, कोई एक कारण जो है नहीं, एक कारण के चलते दूसरा कारण के चलते तीसरा परिणाम पैदा हो रहा है। अपराध बढ़ा, टीचर यहाँ से पलायन कर गए। अब समझिए कि पूरा कोटा का जो कोचिंग कि बिहार के पास कुछ नहीं, बिहार के पास है। बिहार देखिए, आप एआई से सब कुछ कर सकते हैं, एआई से जो है ना मकई नहीं उपजा सकते। एआई से तो मकई ही खाएंगे ना, एआई तो नहीं खाएंगे। तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बोले कि बिहार में अगर कुछ नहीं है तो लोग जो है यहाँ इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे जो है आकर के यहाँ की फैक्ट्रियों को या यहाँ के संसाधनों को वो क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब बिहार में है, ये साइकी बदलने की साइकी जो ये बन गई है कई दशकों से कि बिहार में कुछ है ही नहीं, बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। नतीजा क्या हो रहा है कि हम लगातार नकारात्मक राजनीति में उलझते जा रहे हैं। बिहार में एक सकारात्मक राजनीति की जरूरत है कि बिहार के लोग ही कोटा में जाके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर गुड़गांव में, बेंगलोर में, हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो सेम चीज पूर्णिया में भी हो सकती है। जब पूर्णिया में ही पढ़ें तो पूर्णिया में ही अमेरिका के लिए नौकरी करें, वहाँ भी गुड़गांव में बैठे तो अमेरिका के लिए नौकरी कर रहे हैं ना, फोन उठाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो पलायन की जो समस्या है, जो इंट्रेंस प्रॉब्लम है बिहार, उससे बाहर निकलने की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। कोडिंग अगर हमको करना है, आप बताइए, तो कोडिंग गुड़गांव में बैठ के करें, पूर्णिया में बैठ करें। कोडिंग करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कहीं भी बैठ कर कोडिंग कर सकते। तो बिहार जो कई दशकों से एक समस्या झेल रही थी ना, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, बिहार के लिए संभावनाएं बदल रही है। हम चाहते हैं कि उन संभावनाओं को बिहार का पॉलिटिकल क्लास समझे और राजनीतिक विमर्श में सकारात्मक सवाल जो है जिससे बिहार की उन्नति और प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर के आए। चुनाव से बस इतना ही संबंध है, बाकी चुनावी रैली भी होगी। हम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, चुनाव लोग लड़ेंगे तो आपसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा के लिए किसको अब इनका आपका